जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार तिवारी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल लर्न जिला में आपके साथ। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू वैकेंसी। जी हाँ, एक न्यू वैकेंसी जो कि आई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा निकाली गई है। इसके द्वारा आप यूपी में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बन सकते हैं। जी हाँ, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, जिसे आप टीजीटी भी बोलते हैं, ठीक है, टीजीटी। तो दोस्तों, इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है वह आज से स्टार्ट हो गई है। आज यानी 16 मार्च से इसकी प्रारंभिक तिथि पंजीकरण करने की स्टार्ट हो गई है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु जो प्रारंभ तिथि है वो भी आज ही से स्टार्ट हो गई है। चाहे तो आप इसका जो आवेदन होगा वो ऑनलाइन ही होगा, और इसकी जो फीस की पेमेंट होगी वो भी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और थ्रू बैंक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसकी अंतिम तिथि जो होगी वो 11 अप्रैल तक है। 11 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट है फॉर्म के पंजीकरण करने की, यानी फॉर्म को शुरुआती रजिस्ट्रेशन करने की जो तिथि है वह 11 अप्रैल की है। इसके बाद आपका ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह 13 अप्रैल है। और जो सबमिट करने की तिथि है, यानी लास्ट में आप पेमेंट करने के बाद जो सबमिट करते हैं वह 15 अप्रैल डेट दी गई है। उसकी डेट जो है वह 15 अप्रैल है। ये आवेदन करना आज से स्टार्ट हो गया है और पेमेंट भी आज से स्टार्ट हो गई है। अंतिम तिथि पंजीकरण की ये 11 अप्रैल है। उसके बाद शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 13 तारीख है और 15 अप्रैल सबमिट करने की लास्ट डेट है। तो दोस्तों, लेट मत करिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि बाद में वेबसाइट्स में दिक्कत हो जाती हैं और कई वेबसाइट्स नहीं चलती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो बात किया जाए आप फॉर्म कहाँ से फिल कर सकते हैं, इसके लिए आपको वेबसाइट दी गई है। नोटिफिकेशन में आप जाएंगे तो आपके पास वेबसाइट है, वहाँ पे ये वेबसाइट दी गई है आपकी www.upsessb.org। यहाँ पर आपको जाकर आवेदन करना है ऑनलाइन। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखिए लिखा, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। याद रखिएगा, केवल ऑनलाइन आवेदन होगा इसका, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी योग्यता की, तो जो इसमें योग्यता दी गई है, आपका ग्रेजुएशन हो उस सब्जेक्ट से और प्लस आपका बैचलर इन एजुकेशन हो, यानी बीएड की डिग्री आपने या उसके समकक्ष कोई डिग्री ले रखी हो। अभ्यर्थी, यहाँ लिखा है अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले। यानी जब आप आवेदन करेंगे तो उससे पहले आप पात्र हैं कि नहीं, या आपको स्वयं जांचना होगा। क्योंकि मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया और आप एलिजिबल नहीं थे, तो आपका एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, लेकिन आप पेपर भी दे लेंगे, लेकिन जब आप फाइनल जाएंगे और मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। इसलिए याद रखिएगा कि आप ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता को, अपनी एलिजिबिलिटी को जांच लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक और बात कही गई है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। मतलब आप एक ही विषय में एक ही आवेदन करेंगे, ऐसा नहीं कि आप एक ही विषय के लिए, किसी एक विषय के लिए आप 2-3 आवेदन कर दें, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर आपको एक से अधिक विषय के लिए आवेदन करना है, लिखा ना, यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको एक से ज़्यादा विषय के लिए आवेदन करना है तो आप उसके लिए अलग अलग विषय में अलग अलग आवेदन करेंगे। विज्ञापित पदों की संख्या घट अथवा बढ़ भी सकती है। यानी जो वैकेंसी आई हैं उनकी टोटल जो वैकेंसी हैं उनका पद घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। आगे अगर बात की जाए तो विज्ञप्ति 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित की गई है। आरक्षण की लाभ की बात की जाए तो इसमें आरक्षण जो है, किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए अनुमन्य है। अर्थात जो उत्तर प्रदेश के बाहर का निवासी है उसके लिए आरक्षण का लाभ नहीं है। वह भर तो लेगा, लेकिन वह जनरल कैटेगरी में ही फाइट करेगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस जो था उसके अभ्यर्थी हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान है। यानी ईडब्ल्यूएस के लिए
EWS के लिए यहाँ 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है। यहाँ डेट दी गई है कि जो मैंने आपको बताया ऊपर 15/4 तक लास्ट सबमिट हो जाना चाहिए। वह शुल्क जमा करने के बाद जो लास्ट फाइनल सबमिशन है वो 15/4 तक अपनी 15 अप्रैल तक हो जाना चाहिए। और एक बात दोस्तों इसमें दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। अतः सभी सूचनाएं पूर्व सावधानी से भरें एवं अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व भरी हुई सूचनाओं का सत्यापन कर लें। अर्थात जब आप फॉर्म भरें तो आप यह चेक कर लें फाइनल सबमिट से कि क्या मैंने सारी जानकारियाँ जो उपस्थित दर्ज कराई हैं उसमें फॉर्म भरते समय, ऑनलाइन फिल करते समय, वह सही है कि नहीं, सत्य है कि नहीं। अगर उनमें कोई भी त्रुटि होगी तो वह बाद में संशोधित नहीं होगी, इसलिए उसको संशोधित करके और तभी सबमिट करें फाइनल, अन्यथा बाद में दिक्कत होगी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। लिखित परीक्षा केंद्र परिसर में आप कोई भी मोबाइल, ब्लूटूथ ये सब नहीं ले जा सकते, ये आपको मालूम ही होगा। ये आपका फॉर्मेट दिया है कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद शुल्क जमा करना है, उसके बाद फाइनल सबमिशन करना है। अब बात आती है आवेदन शुल्क कितना है। तो आवेदन शुल्क जो है इसका वह 700 रुपये है। कितना? 700 रुपये, और 50 रुपये इसकी प्रक्रिया है ऑनलाइन, यानी टोटल 750 रुपये। आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 750 रुपये लगेगा। आप EWS के हैं तो 450 रुपये लगेगा। OBC हैं तब भी आपको 750, अनुसूचित यानी SC हैं तब भी आपको 450, और ST हैं तो आपको 250 रुपये लगेगा, मात्र 250 रुपये। उसके अलावा बात की जाए आगे, इसकी सबमिशन के बाद फ़ोटो आकार वगैरह दिया है यहाँ पे। ये इसी साइज़ का फ़ोटो आकार वगैरह फॉर्म भरते समय वो आपको खुद ही दे देगा, तो उसी हिसाब से सब चीज़ जांच कर ही भरिएगा, देखिए नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाती है। कुल पदों की बात किया जाए तो टोटल पद जो हैं इसमें, कुल पद जो हैं वह 12,603 पद हैं। प्रशिक्षित स्नातक यानी TGT के, जिस 1 जुलाई 2021 से 21 वर्ष से कम ना हुआ व्यक्ति जो फॉर्म भर रहा है वह 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम ना हो इसकी आयु। उसके अलावा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। याद रखिएगा, अंतिम तिथि जो आवेदन पत्र की होगी प्राप्त करने की, यानी जो आपकी 15 अप्रैल है, उस दिन तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर उसके बाद कोई आपका डॉक्यूमेंट फाइनल होता है, लाइक आपका BEड का रिजल्ट उसके बाद आता है, तो आप मान्य नहीं होंगे इस भर्ती के लिए, आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे और बाद में आपको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। वेतनमान बात की जाए तो वेतनमान नो डाउट बहुत अच्छा वेतनमान है। इसका जो ग्रेड पे है दोस्तों बहुत ही अच्छा है। आपको बता दूं इसका ग्रेड पे 4600 ग्रेड पेड है, 4600, जिसका बेसिक पे 44,900 होता है, और इस समय 17% आपका DA चल रहा है जो बढ़ के लगभग 30% होने वाला है। उसके अलावा आपका HRA मिलता है लगभग 4,000 रुपये। उसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स हैं। कुल मिला के जो पेमेंट है आपकी वो करीब 60,000 जाएगी, 60,000 पेमेंट जाएगी। तो बहुत ही अच्छा मौका है, चूकिएगा नहीं, अन्यथा वैकेंसी आप जानते हैं 4-4 साल में वैकेंसी आती है, आपको आपकी ज़िंदगी संवर सकती है इस वैकेंसी से। जान लीजिए 60,000 रुपये कम नहीं होता है। ये आरक्षण है, आरक्षण का प्रावधान है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, दिव्यांगजन के लिए 4% हो गया, जिसमें दृष्टिहीन और कम दृष्टिहीन यानी हाँ ठीक है, बधिर और श्रवण हास के लिए यानी HI के लिए है, परिस्थिति पक्षाघात के लिए है, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित तथा मांसपेशी दुष्पोषण सहित के लिए है। अलग अलग आरक्षण इसमें दिया गया है।
इसमें जो आपकी एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, एग्जामिनेशन जो सेंटर है किसी भी दिया है ना, सभी मंडल में मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। मुख्य मंडल होंगे, मुख्यालय जो होंगे मंडल के, वहीं पे परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आदि की सूचना यथा समय दी जाएगी। अब इसकी लिखित परीक्षा की बात करते हैं, कब इसकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा की बात की जाए तो 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इसमें 125 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, यानी टोटल 500 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। समायावधि की बात की जाए यानी कुल समय जो मिलेगा आपको वो 2 घंटे का समय है, हल करने के लिए 2 घंटे की होगी, यानी 2 आवर्स 120 मिनट्स रहेंगे आपके पास। कितने 125 क्वेश्चन रहेंगे, 125 क्वेश्चन के लिए आपके पास ही समय है, तो समय पर्याप्त दोस्तों, समय की कमी नहीं है। प्रश्नों का जो स्वरूप होगा, यानी प्रश्न का जो स्वरूप है वो कैसा होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQs बेस होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, यानी टिक मार्क रहेगा। आपके पास कोले करने के लिए काली स्याही की बॉल पेन से काला करना होगा। एक और बात यह है कि जो महिला अभ्यर्थी हैं, इसमें महिला अभ्यर्थी जो हैं वो बालक एवं बालिकाओं दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र होंगी, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग बालक या बालिका का ही यथास्थान उल्लेख करना आवश्यक होगा। किसी एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग बालक बालिका में आवेदन मान्य होगा, यानी वह पात्र तो हैं दोनों के लिए, लेकिन उन्हें ये क्लैरिफिकेशन अभी फॉर्म भरते समय ऑनलाइन ही देना होगा कि वह बालक वर्ग से भर रहे हैं या बालिका वर्ग से भर रही हैं, तो यह ध्यान रखेंगे। और बाद में यह चेंज नहीं होगा, देखिए किसी भी प्रकार से। अगर आप मान लीजिए मैथ भी पढ़ना चाहते हैं और आप साइंस वाले में भी हैं, आपने मैथ के लिए बालक वर्ग चुना है, तो मैथ में बाद में आप क्वालिफाई हो भी जाते हैं तो बालिका वर्ग नहीं मिलेगा। और आपने मान लीजिए साइंस वाले में बालिका वर्ग चुना है तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो बाद में आपको बालक वर्ग में नहीं दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, जो भी नोट आप भरेंगे फॉर्म भरते समय फिल करेंगे जानकारी, उसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। और जिनको ये दिक्कत है कि अगर एक से अधिक के लिए हम आवेदन कर भी देते हैं, एक से अधिक विषयों के लिए वो एलिजिबल हैं और आवेदन कर देते हैं और पेपर कहीं एक दिन फंस जाए, तो उनके लिए भी क्लैरिफिकेशन यहाँ दिया गया है विज्ञप्ति में कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक तथा प्रवक्ता पद की परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में संपन्न होंगी, अतः पात्र अभ्यर्थी दोनों पदों हेतु अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। यानी जो आपकी PGT और TGT की परीक्षाएं हैं वो अलग अलग दिन होंगी, इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि आपका पेपर कोलैप्स कर जाएगा और आपका छूट जाएगा एक, ऐसा नहीं, आप भर सकते हैं। भाषा विषयों के प्रश्न यानी जो लैंग्वेज से रिलेटेड पेपर्स हैं उनका जो प्रश्न पत्र होगा वो उसी लैंग्वेज में होगा। अगर मान लीजिए हिंदी वाला बंदा है तो हिंदी में होगा, संस्कृत वाले की संस्कृत में, अंग्रेजी का, उर्दू का तथा बांग्ला में बांग्ला इत्यादि जितनी भी लैंग्वेज हैं, अगर आपका लैंग्वेज का पेपर है तो वह उसी लैंग्वेज में होगा, ना कि दूसरी लैंग्वेज में उसका पेपर होगा। अन्य वाले में तो इंग्लिश और वो लैंग्वेज जो आपने चुनी होगी नहीं, बाइलिंगुअल चलेगा, लेकिन भाषा में वही लैंग्वेज मिलेगी केवल। इसके लिए अगर बात की जाए आगे,
कुल भर्ती कितनी है अगर आपको ये चेक करना हो तो ये भी यहाँ पे मिल जाएगा, किस पद हेतु कितनी भर्तियाँ हैं, गर्ल्स के लिए कितनी हैं, बॉयज़ के लिए कितनी हैं, सब दिया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ कि बॉयज़ का, ठीक है, अगर बॉयज़ के लिए है तो हिंदी के लिए 1054 है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 405, एससी के लिए 276, एसटी के लिए 7 वैकेंसी हैं, टोटल जो हैं 1742 हैं। इसी में जो होंगी 10% वैकेंसी जो होंगी आपकी वह ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से भी होंगी। गणित में 1050 हैं, यह आप देख सकते हैं। इसी में सबकी अलग अलग है, इंग्लिश हो गया, कला हो गया, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत विज्ञान, जीव विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन और संगीत गायन, टोटल इतनी ही, यानी 16 प्रकार के सब्जेक्ट की बात की गई है। और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग में हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, इसके अलावा आपका उर्दू है, इंग्लिश है, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत विज्ञान, जीव विज्ञान, वाणिज्य, कृषि। इसके अलावा आपका शारीरिक शिक्षा है, संगीत वादन है, संगीत गायन है। अब बात की जाए इनकी जो एलिजिबिलिटी है, अर्हता, मतलब क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो आप अगर हिंदी में आपके पास बीए हिंदी व संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। मतलब आपका बीए में हिंदी होनी चाहिए, हिंदी के साथ अगर संस्कृत है आपका तो ठीक है, नहीं तो आपने इंटरमीडिएट लेवल तक की परीक्षा में आपने संस्कृत से किया होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपके पास बीएड होना ज़रूरी है, बीएड ये साफ साफ दिया है, बीएड की डिग्री होना ज़रूरी है। बैचलर इन एजुकेशन। बात करते हैं नेक्स्ट गणित में भी वैसे ही है कि आपके पास बीएड होना जरूरी है सब्जेक्ट के अलावा। इसके बाद बात आती है बीए अथवा बीएससी गणित प्रशिक्षित, मतलब बीए में भी मैथ होता है, उसके साथ आपने बीएड किया हो, प्रशिक्षित स्नातक। देखिए बच्चों को जो दिक्कत होती है वह गृह विज्ञान में होती है, तो इसमें गृह विज्ञान है, गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस या गृह कला, होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक, अथवा इसके अलावा गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी कोर्स है, यहाँ पे प्रयागराज में है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहाँ का कोर्स, अथवा लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा, दिल्ली में जो लेडी इरविन कॉलेज है उसका डिप्लोमा भी मान्य होगा। भारत में विधि स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से स्नातक उपाधि होगी वह मान्य होगी। इनके लिए बीएड जरूरी नहीं है, ये देखिएगा बहुत बड़ी बात है, बीएड जरूरी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गृह विज्ञान वालों के लिए, तो जुड़ जाइए। हाँ अगर आपके पास होगा तो आपको इसको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, बीएड, एमएड, पीएचडी या किसी भी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लिया होगा आपने, यानी स्टेट लेवल में अगर आप होंगे तो आपको वहाँ पे कुछ अंक मिलते हैं एक्स्ट्रा। गृह विज्ञान उर्दू में ऐसे ही आपको बीएड चाहिए होगा, उर्दू के साथ ही अंग्रेजी में भी आपको बीएड चाहिए होगा, संस्कृत में भी आपको बीएड चाहिए होगा, वाणिज्य में भी आपको बीएड चाहिए, प्रशिक्षित हों आप बीकॉम से, कृषि में भी आपको बीएड चाहिए होगा। इसके अलावा आपका जो कला है उसमें आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है, ये देखिए बीएड की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट स्कूल परीक्षा हो या आपका लाहौर के मेयो स्कूल हो, कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचिंग शिप हो, इसके अलावा आपका कला भवन शांति निकेतन फाइन आर्ट हो या राजकीय कला शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो, ठीक है। उसके अलावा प्रावधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा हो, ये आपकी दिया हो, ये सब आपका मान्य होगा। इसके अलावा राजकीय ड्राइंग और हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट हो, कला भवन शांति निकेतन आर्ट डिप्लोमा हो, ड्राइंग आर्ट अथवा पेंटिंग के साथ बीए हो, यहाँ पे आपको बीएड की ज़रूरत नहीं होगी। शारीरिक शिक्षा वालों की बात की जाए तो शारीरिक शिक्षा वालों की बात की जाए इनके पास सीपीएड प्रमाण पत्र अथवा अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो ये आपकी योग्यताएं आपको देखना होगा योग्यता, उसी के अनुसार फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा सिलाई वालों के लिए बीएड की ज़रूरत नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास बीएड नहीं है, आप सिलाई से भरना चाहती हैं तो आप भर सकती हैं। विज्ञान में चाहिए आपको बीएड,
इसके अलावा संगीत में भी आपको बीएड नहीं चाहिए। आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा भी मान्य है। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का बीटी डिप्लोमा भी, भारत खंडीय संगीत विद्यापीठ लखनऊ का LTM डिप्लोमा भी मान्य है। ये आपके कुछ जरूरी चीज़। सामाजिक विज्ञान में आपका किन्हीं 2 विषयों के साथ BA प्रशिक्षण सहित चाहिए आपको बीएड, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, किसी 2 सब्जेक्ट के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे सामाजिक विज्ञान में। और साथ में आपका बीएड होना ज़रूरी है। यहाँ पे दिया है, देखिए साफ साफ दिया है ये BA प्रशिक्षण सहित, किसके सहित, या तो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, किन्हीं भी 2 विषयों के साथ होना चाहिए। लिखा है ना यहाँ की किन्हीं भी 2 विषयों के साथ प्रशिक्षण होना चाहिए तभी, और साथ में आपका बीएड हो तब आप एलिजिबल होंगे, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं होंगे। जीव विज्ञान में बात की जाए तो जीव विज्ञान के अलग से पद आए हैं, जिसमें जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ BSc प्रशिक्षित, यानी BSc में आपका इन दोनों में, ये दोनों में से होना चाहिए प्रशिक्षण, और साथ में बीएड होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कितनी वैकेंसियां हैं। तैयारी में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी जल्दी होगा। आपको 3 महीने के अंदर इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। फ़िलहाल यहाँ एग्ज़ाम की डेट तो नहीं बताई गई है, लेकिन फिर भी जल्दी एग्ज़ाम इसका देखने को मिलेगा। चुनाव के बाद आपका, पहले अभी चुनाव है, कुछ दिनों बाद आपका चुनाव होना है, गांव में ग्राम प्रधान वगैरह का चुनाव है, तो उसके बाद ही इसका एग्ज़ाम होगा। जय हिंद दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं रोहित कुमार तिवारी, लर्न जिला। आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी आपके अपने चैनल लर्न जिला। जी हाँ दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको और जानकारी मिलती रहे, तो आप अपने चैनल लर्न जिला को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, फुल इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे फुल। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।